हेलो। मोस्ट वेलकम आपका CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2012 पे। और मैं आसिफ खान आपके लिए लेके आया हूँ फिर हमारी भाई बायोलॉजी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है रेलवे के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो हमारा बायो में आज का जो टॉपिक है वो है रक्त का परिसंचरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। यानी रक्त का परिसंचरण है और उससे हम देखते हैं कि पक्षी यानी कि जीव जगत में जितने भी जो जीव हैं उनके अंदर परिसंचरण क्या होता है। और वैसा कि हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि आए हुए प्रश्नों से ही हम जो है इनको सब देखते हैं। तो पिछले वाले प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके समक्ष फिर है। आज का पहला प्रश्न है रक्त स्कंदन। तो स्कंदन कहते हैं कि रक्त का जमना यानी कि जमना, या फिर कहते हैं रक्त का थक्का बनना। रक्त का जो है थक्का बनना किसकी मदद से होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि कह रहा है कि आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी से बनता है, क्या प्लेटलेट से बनता है, या फिर प्लाज्मा से बनता है। जैसा कि आपको पता है कि रक्त का जो है 90% से अधिक भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का भी 60 से 65% भाग जो है वो जल होता है। तो पूछ रहा है कि जो रक्त का थक्का बनता है कि हमें चोट लगती है, रक्त बहने लगता है और फिर रक्त अचानक जो है जम जाता है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो आप देखते हैं तो लाल रक्त कणिकाएं नहीं हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं है, रक्त प्लाज्मा नहीं है। आंसर इसमें जो है आपका वो है प्लेटलेट्स। एक सामान्य मनुष्य में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो होती है 2.5 लाख से प्रारंभ करके और ये 4 लाख तक होते हैं। यानी कि ये रक्त के थक्का को बनाने में सहायक करते हैं। जब भी कोई रक्त नलिका या नस हमारी जब पंचर होती है तो ये आकर के वहां पर क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, चिपचिपा पदार्थ होता है। बोले गुरुजी एक काम तो ये रह गया कि रक्त जो है शरीर के बाहर निकलता है तो जम जाता, शरीर के अंदर ही क्यों नहीं जमता? तो उसके लिए बेटा जी एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं हार्मोन्स, और वो होता है हिप्पेरिन। हिप्पेरिन जो होता है वो शरीर के अंदर जो है रक्त को नहीं जमने देता, उसे कहते हैं हिप्पेरिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली स्त्री से हुआ है जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए है। आनुवंशिकी में इसका क्या अर्थ है? यानी कि जो हेरिडिटी है उसमें इसका क्या अर्थ है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़ लीजिए आप ध्यान से और देख लीजिए, विचार कीजिए क्या होगा इसमें। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ है और जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। आनुवंशिकी के में इसका क्या अर्थ है? रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी हैं। रक्त समूह बी का जीन प्रभावी है और रक्त समूह ए का जीन अप्रभावी है। रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों अप्रभावी हैं। ए का जीन प्रभावी है और बी का जीन अप्रभावी है। बहुत आसान है और क्वेश्चन बहुत आसान है और आया हुआ क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है 27 सितंबर को। ये देखिए, जब ए है किसका, पुरुष का, और बी है किसका, महिला का, तो जाहिर सी बात है कि इनसे क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ए का जीन भी प्रभावी है और बी का जीन भी क्या होगा, प्रभावी है। यानी इसमें आंसर होगा आपका ए कि दोनों ही क्या होंगे, ये प्रभावी होंगे। निम्नलिखित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? यानी कि ये आपकी एक नस दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि ये नस जो है वो किस चित्र को दर्शाती है। ये महाधमनी है, ये शिरा है, ये कोशिका है, ये क्या हो सकती है? धमनी है, शिरा है, कोशिका है, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? भाई आपने तो नसें जो है हमने तो इस तरीके से देखी होंगी नसें, लेकिन ये इंटरनली यानी कि जो हमारे शरीर में शिराएं और धमनियां हैं, यानी कि क्या होती हैं, एक तो होती है धमनी। यानी धमनी क्या करती है, इनका काम होता है रक्त को हृदय से अन्य शरीर की ओर ले जाना, इसलिए इनका डायरेक्शन कैसा होता है, ये होता है मांस में थोड़ा अंदर होते हैं। और जो शिरा होती है उसका डायरेक्शन जो होता है वो हमारा शरीर के विभिन्न टिश्यू और ऊतकों से ऊपर की ओर ले जाना। यानी कि इनमें कैसा रक्त होता है, इसमें होता है CO2 वाला, इसमें होता है कौन सा, O2 वाला। और आपको इंटरनल तरीके से बताना है कि ये किसका है। ठीक,
यानी कि यहाँ से क्या होगा, जा सकता है। फिर बाद में जो यहाँ कट होते हैं, ये दिखा रहे हैं आपको कट, तो इससे आपको क्या अंदाज लगाएंगे। तो ध्यान देना, ये किसका है, ये शिरा का है। क्वेश्चन फिर हमारा लेंदी आया है, थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं, आसानी से प्रश्न को पढ़ लें पहले पूरा। ठीक, इसको मैं इधर कर देता हूं। ठीक। और क्वेश्चन जो है, मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित दो प्रश्न नीचे दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन करें। यानी कि जिसमें एक पॉइंट दे रखा है आपका कौन सा, एक पॉइंट आपका दे रखा है कौन सा, ए, और एक पॉइंट दे रखा है कौन सा, बी। यानी ए दिखाता है इस वाले सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है इसको ए दिखा रहा है, और बी दिखा रहा है इस वाले चैम्बर को। यानी इन दोनों को आपसे पूछा है कि दोनों भित्तियां हैं और इनके काम क्या है। ए क्योंकि ये रक्त को बाएं अलिंद में पंप करता है, बी रक्त के अप्रवाह को रोकता है क्योंकि यह रक्त के दाएं अलिंद में है, और बी रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पंप करता है, और बी जो है वो रक्त पश्च प्रवाह को रोकता है। चलिए इसे छोटे से एक उदाहरण से समझते हैं। आप साइकिल का वॉल्व देखा होगा आपने, तो साइकिल का जो वॉल्व होता है, जब आप उसमें हवा भरते हैं तो हवा अंदर तो जा सकती है। फुटबॉल में आप हवा भरेंगे अंदर तो जा सकती है, लेकिन हवा वो बाहर नहीं आ सकती। तो शरीर के विभिन्न अंगों को जो पंप किया जाता है रक्त, वो इस चैम्बर द्वारा किया जाता है, यानी कि किसके, ए के द्वारा। यहां होती है कौन सी, महाधमनी, जो करती है हमारे पूरे शरीर में रक्त को पंप कर देती है। लेकिन वहीं पर अगर देखें जो यहां पर ब्लड है, कहीं ब्लड वापस ना चला जाए तो पश्च प्रवाह को रोकने का काम करता है कौन, आपका जो है बी वाला। तो ए क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पंप करता है, और बी जो है वो रक्त के पश्च प्रवाह, यानी कि रक्त कहीं वापस ना चला है, बॉल से कहीं जो बॉल्ब जो है उससे कहीं पर भी क्या हो कि एयर जो है वो वापस ना चली जाए। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा सी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि यह घटना उन्हीं के साथ होगी जिनके हार्ट में जो चैम्बर होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि हृदय में अगर आप देखते हो तो हृदय में कितने चैम्बर होने चाहिए, 2 चैम्बर होने चाहिए। एक अलिंद होगा, एक निलय। अगर हम बात करें तो ये क्या है, निलय है, और ये कौन सा है, इसे हम अलिंद कहेंगे। ठीक, अब इसके ठीक विपरीत चले जाइए तो इनमें एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। इनमें एक लेफ्ट है और एक राइट है, यानी कि कितने हुए, 4 चैम्बर हो गए। तो जिसमें 4 चैम्बर होते हैं उनके अंदर रक्त का 2 टाइम सर्कुलेशन होता है, कि 2 बार में आना जाना होता है। कि कितनी बार होगा, 2 बार होगा, और यही बात आपसे पूछी गई है। अब आप देखें मत्स्य में केवल 1 बार होता है। ठीक है, यहां पे भी मत्स्य दिया, ये हो नहीं सकता है। यहां पे भी मत्स्य दिया, हो नहीं सकता, क्योंकि इनमें हमेशा केवल 1 बार, क्योंकि इनके अंदर जो होता है सबसे बड़ी कमी होती है कि 2 निलय और 2 अलिंद नहीं होते, बल्कि केवल 1 निलय और 1 ही अलिंद होता है। अब बात करें सरीसृप की, यानी कि मेढक की, तो मेढक के अंदर होते हैं हार्ट में 3 चैम्बर, 2 अलिंद 1 निलय। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे तो जितने भी स्तनधारी हैं उनके हृदय में प्रकोष्ठ कितने हैं, 4। पक्षी जितने भी उनके कितने हैं, 4। सरीसृप वर्ग जितना भी उसके हृदय में कितने हैं, 4। तो इसलिए हमारा आंसर जो बनता है वो क्या बनेगा, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंदन नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं। तो ध्यान देना, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका हाथ देख करके नब्ज पकड़ता है, और कौन सा हाथ पकड़ेगा, अगर सही डॉक्टर होगा, क्योंकि हार्ट आपका किधर है, लेफ्ट साइड में, तो आपका इस हाथ को और इस हाथ को भी यहां पे ये वाली नस इस तरीके से पकड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि वो आपकी नाड़ी देखता है। वो क्यों, क्योंकि धमनी होती है, ब्लड ने जितने प्रेशर से जो है ब्लड दिया है, तो वो धमनी जो है उसकी दीवारों पर लगने वाला बल वो महसूस होता है। इसे कहते हैं नब्ज देखना, हार्ट कितना काम कर रहा है, तो इसे पल्स रेट जाना जाता है। तो ये होता है कि जो धमनी है
यानी यहां पर देखेंगे आप, तो जो धमनी है तो धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण जो है हमें महसूस होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। बोला निम्नलिखित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। लेफ्ट अलिंद और लेफ्ट निलय, बायां अलिंद बायां निलय, बायां निलय और दायां निलय, ये सभी था। अब बोला गया कि कपाट कहाँ स्थित हैं। ये जो कपाट बोले गए हैं अलिंद और निलय, अभी हमने इस पे आपसे चर्चा की थी, अभी बना के भी दिखाया था आपको, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पूछा गया ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, पहचान करना है कि ये जो कहाँ मिलेंगे। देखिए ये जो है, अगर इसे कहें तो ये महाशिरा है, फुफ्फुस शिरा बोलते इसको, ये फुफ्फुस धमनी है। इसको कहेंगे तो ये महाधमनी है, इससे ब्लड बाहर जा रहा है। इसे कहेंगे तो ये महाशिरा है, इससे अंदर आ रहा है। ठीक, अब देखें आप, तो यहां पर मैंने बताए थे वॉल्व होते हैं और इनके बीच में एक वेरिएशंस होता है, तो 2, 3, 4 और 5। ठीक, ये क्रांतिक हैं, क्रमिक स्थानों पर हैं, इनमें 2 अलिंद और 2 निलय, यानी कि कौन सा होगा आपका 2, 3, 4 और 5। यहां पर आपके चेंबर दिखाए गए हार्ट के, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक, और वो कहां पर स्थित होते हैं, यहां पर, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, ये दायां, ये बायां, ये दायां, ये बायां, इस तरीके से ये क्रमिक रूप से लगे हुए होते हैं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो मैंने बोलता था कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का सैनिक, द सोल्जर ऑफ बॉडी, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के इम्यून सिस्टम का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका सैनिक या सोल्जर हम जिसको बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, WBC। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, श्वेत रक्त कणिकाओं की, और इसी की बात करें तो क्या होगा इसमें, ये होगा WBC। यानी इनका जीवन काल करें, इनकी लाइफ जो होती है वो लाइफ होती है लगभग 1 सप्ताह। लाइफ जो है कितनी है, 1 सप्ताह है। इसमें जो घटक होते हैं उनको देख लें, एक होते हैं कौन से, जिन्हें बोलते हैं लिम्फोसाइट। एक घटक होता है जिसे लिम्फोसाइट, दूसरा घटक होता है जिसे क्या कहते हैं, मोनोसाइट। ठीक, मोनोसाइट का काम होता है घावों को भरना, जो घाव हो जाते हैं को भरना। ठीक, और इसका काम जो होता है वो होता है बैक्टीरिया या वायरस को मारना। तो जो भी संक्रामक रोग होते हैं वो टकराते हैं उनसे कौन से, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट एक अंग होता है किसका, श्वेत रक्त कणिकाओं का। जैसे नॉर्मली अगर आपको जुकाम होता है तो आप देखना कि जो भी संक्रामक, जो एक दूसरे से फैलती हैं बीमारियां वायरस और बैक्टीरिया के कारण, तो उनको जो हमारा WC क्या करता है, खत्म करता है। लेकिन WC की बढ़ी हुई मात्रा किसी भयानक बीमारी का संकेत होती है, और जब ये कम हो जाए, यानी कि WBC की मात्रा जब बढ़ेगी तो उससे होता है ल्यूकेमिया, जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। और अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, बढ़ जाएगी तब भी प्रॉब्लम है, दोनों से ही कहीं ना कहीं रोग होते हैं। चलिए, मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा किससे जुड़ी होती है। अभी आपने चैम्बर देखा था, तो फुफ्फुस सिरा जो होती है, सबसे पहले देखें कि जितनी भी शिराएं होती हैं उनमें सब में क्या होता है, CO2 वाला, यानी कि जितनी भी जो शिराएं होती हैं, शिरा में हमेशा आपको जो ब्लड मिलेगा ये नीले रंग की होती हैं। ये हमारे शरीर के ऊतकों से, यानी कि ये CO2 युक्त रक्त को लेके जा रही हैं किसके पास, हार्ट के पास, यानी कि हार्ट के पास ये लेके जा रही हैं। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है, ये अपवाद है। ये जो फुफ्फुस सिरा है ये क्या कहेंगे हम, अपवाद है सभी शिराओं का। क्यों, सभी में रक्त होता है कैसा, CO2 युक्त, लेकिन इसमें जो होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। तो ध्यान देना, ये जहां टकराएगी जाके तो कौन सा होता है, लेफ्ट वेल्स होता है, यानी कि बाएं अलिंद में जाएगी ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बहुत बढ़िया है, इसी साथ बने रहिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका फेफड़ों को जोड़कर रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। प्रश्न की भाषा थोड़ी सी कठिन है, अगर इसको सही प्रकार से आप कूल माइंड होके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ आ जाएगा। क्या कह रहा है, कौन सी वाहिका यानी कौन सी नली या नस फेफड़ों को छोड़कर, यानी फेफड़ों में नहीं ले जाएगी, को रक्त को शरीर से, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। जैसे अभी इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो डिस्कस किया वो हमने क्या किया कि फुफ्फुस सिरा कहां ले जा रही है, हृदय में ले जा रही है।
फुफ्फुस धमनी जो है वो कहाँ ले जाएगी, वहां ले जाएगी हार्ट में, लेकिन इसमें पूछा हुआ है कहाँ ले जाएगी, हृदय को छोड़कर। तो ध्यान देना, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। फुफ्फुस धमनी, आपको पता है कि जितनी भी धमनियां होती हैं उन सभी में क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन युक्त क्या होता है, रक्त होता है। लेकिन महाधमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी क्या है, अपवाद है। ये अपवाद क्यों है, क्योंकि इसमें होता है जो रक्त वो होता है CO2 वाला, और कहाँ ले जाएगी ये, फेफड़ों की ओर, ये फेफड़ों की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, महाधमनी। ये ले जाती है किसको, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर। निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षों वाला हृदय है, बोले। सबसे पहले आइए, मछली कितने हैं, 2 हैं, यानी 2 में क्या है, एक निलय है और एक अलिंद है, एक निलय एक अलिंद। ठीक, मेढक इसके पास आइए, इसके पास 2 निलय हैं और एक अलिंद है। तो इसमें प्रकोष्ठ कितने होंगे, इसमें प्रकोष्ठ होंगे कितने, 3, और इसके अंदर चैम्बर कितने होंगे, तो इसके अंदर होंगे 2। ठीक, समुद्री घोड़ा सेम ऐसा ही है, मत्स्य में आता है, तो उसमें भी क्या होगा, 1 होगा। मोर होगा इसका आंसर। मोर क्यों होगा, क्योंकि अभी पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं, मैंने क्या बोला था, स्तनधारी, एक क्या होगा, स्तनधारी। दूसरा, जितने भी पक्षी हैं और जितने भी क्या हैं, सरीसृप, इनके अंदर हमेशा आपको देखने को मिलेंगे कौन से, 4 चैम्बर, यानी 4 चैम्बर्स होंगे इनके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का हिस्सा है, मैग्नीज नहीं है जी, नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, क्या होगा, लोहा। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, आइए भैया ना, ओ भिखारी क्या है, ओ सर्वदाता है। अब ये भिखारी किसी से भी ले लेगा, ओ दाता यानी ओ सर्वदाता है, और अब ये भिखारी, भिखारी किसी से भी ले सकता है, लेकिन ए भी है, आपने पढ़ा होगा ओ और ए बी, यानी आपने केवल इतना जाना है कि ओ सर्वदाता है और ए सर्वग्राही है, लेकिन ये नहीं पता था ये पॉजिटिव या फिर ये नेगेटिव। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और ओ नेगेटिव किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में निम्न में से किसमें ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, ठीक, देखिए, मेलानिन एक प्रोटीन होता है, मेलानिन एक क्या है, प्रोटीन है, और इसके कारण क्या होता है, त्वचा, आंख और बाल, इनके क्या निर्धारित होते हैं, रंग, और ये कहां पाया जाता है, त्वचा के नीचे। श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC बात कर चुके हैं, नहीं है ये। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को उत्सर्जित करते हैं कौन, फेफड़े, और लेके कौन आती हैं, शिराएं। अब जी गुरुजी रह क्या गया, हीमोग्लोबिन। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं जो आयरन होता है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यानी O2 और CO2 के परिवहन का जो कार्य करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन कहता है। हीमोग्लोबिन में होता क्या है, Fe आयरन, इसी के कारण आपके रक्त का रंग कैसा होगा, लाल, यानी रक्त का रंग जो लाल होता है उसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या हो जाता है, एनीमिया, और एनीमिया को ही बोलते हैं रक्ताल्पता। ठीक, यानी आयरन और फॉलिक एसिड की कमी के कारण। तो आंसर क्या होगा आपका, हीमोग्लोबिन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचाता है, तो जाहिर सी बात है कोरोनरी कहां मिलेगी आपको, हृदय में। गुर्दे की धमनी, वेना कावा, गुर्दे की नस नहीं, कौन ले जाएगा, धमनी, क्योंकि धमनियों का काम होता है ब्लड को ले जाना कहां, किडनी तक।
एक वयस्क मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है? कोई बताने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। और इसकी आकृति होती है आपकी मुट्ठी के बराबर होता है लगभग। ठीक। रक्तचाप बल है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, नसों के अंदर, वह रक्त किसी वाहिका की दीवार पर प्रभाव डालता है। वेंट्रिकुलर डायस्टल के दौरान धमनी के अंदर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर। यानी कि आपसे ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, जो कि हमारा कितना होता है, आपसे ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है, और जो कि कितना होता है 120/80। इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये जनरेट कब होता है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर जो प्रेशर होता है। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकाएं, कैलोरी कोशिकाएं और कणिकाएं। देखिए कोशिकाएं 2 बार लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं माफी चाहूंगा। एक ही माने, यानी कैलोरी हो नहीं सकता, कणिकाएं हो नहीं सकता, ये क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। ये केशिकाएं लिखा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? बोलिए। तो आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में मिलेगा आपको क्या? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 और CO2 का परिवहन। आंसर क्या होगा आपका? आरबीसी। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान कर सकता है? ईसीटी, बीसीजी, ईईजी। तो ध्यान देना, जब भी किसी के मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो टेस्ट होता है, यानी कि जो ब्रेन है, यानी कि दिमाग में अगर कोई फॉल्ट है, मस्तिष्क में कोई समस्या है, उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसे ईसीजी कहते हैं। बीसीजी का टीका होता है जिसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, काली खांसी वगैरह के लिए दिया जाता है। ईसीटी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये होता है ईसीजी, यानी कि ई, सी और जी। तो हृदय में किसी भी प्रकार की कमी का पता लगाने के लिए ईसीजी। आज का अपना लास्ट प्रश्न था। बने रहिए, इसी प्रकार से रिएक्शन देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।